ये थी इस वक्त की हेडलाइंस। देखते हैं खबरों को विस्तार से। और अब सबसे पहले आज जो खास चर्चा हम अपने खास मेहमानों के साथ करने वाले हैं वो बिहार की राजनीति को लेकर जो बड़ी खबर आ रही है। बिहार की राजनीति अब किस दिशा में जाएगी, इस बारे में खास चर्चा करेंगे। लेकिन पहले पूरी रिपोर्ट देखिए कि बिहार के पूर्व सीएम तेजस्वी यादव ने तमाम बातें कही हैं, लेकिन आप जैसा कि जानते हैं कि बिहार में नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने अपना पर्चा भर दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपना पर्चा भर दिया है और ये पर्चा जो उन्होंने भरा है ये राज्यसभा के चुनाव के लिए। नीतीश कुमार जाएंगे राज्यसभा, तो मुख्यमंत्री को लेकर कयास तेज हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे, ये बात अब लगभग तय हो गई है, क्योंकि उन्होंने सोशल मीडिया पर इसकी खुद जानकारी देकर बिहार में सियासी चर्चा के बाजार को गर्म कर दिया है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे, अब ये बात लगभग तय है। उन्होंने सोशल मीडिया पर इसकी खुद जानकारी देकर बिहार में सियासी चर्चा के बाजार को गर्म कर दिया है। कहा जा रहा है कि बिहार में बीजेपी का अब सीएम होगा। इसके अलावा जेडीयू कोटे से डिप्टी सीएम होंगे। तो सूत्रों के मुताबिक कई नामों की चर्चा भी तेज हो गई है। सीएम नीतीश कुमार का वादा है कि नई सरकार में उनका मार्गदर्शन हमेशा मिलता रहेगा। बीस साल बाद सीएम नीतीश कुमार के एक बार फिर दिल्ली से देश की राजनीति में लौटने की खबर मिल रही है। इस बीच सीएम नीतीश कुमार ने राज्यसभा के लिए पर्चा दाखिल कर दिया है। 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेकर नीतीश ने एक रिकॉर्ड बनाया था, लेकिन राजनीति में शिखर पर रहते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री पद छोड़ने की भी एक बड़ी शख्सियत होने का परिचय दिया है। बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि चुनाव में जिस तरह से उनकी जीत हुई है, धन तंत्र की, मशीन तंत्र की जीत हुई है जेडीयू और बीजेपी की। उन्होंने आरोप लगाया कि जेडीयू अब नहीं बचने वाली। उन्होंने कहा कि हमने चुनाव के दौरान भी यह आरोप लगाया था कि अब जेडीयू नहीं बचेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी पूरी सहानुभूति नीतीश कुमार के साथ है। लेकिन यही तेजस्वी यादव उनके स्वास्थ्य को लेकर अफवाह भी फैला रहे थे कि उनकी स्मरण शक्ति कमजोर हो गई है। आज विपक्ष के नेता कुछ लोग नैरेटिव बना रहे हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने यह तख्ता पलट किया है और यह जनता के साथ विश्वासघात है। लेकिन यही कांग्रेस उनके प्रति कितना सम्मान दिखाती है ये तो लोगों ने देखा हुआ है। यह भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के साथ ही बिहार की राजनीति में उनके बेटे निशांत कुमार की भी एंट्री होने वाली है। तो जेडीयू निशांत को नीतीश का सियासी उत्तराधिकारी घोषित करके अपनी आगे की सियासत को मजबूत कर सकती है। लेकिन यह बात भी तय है कि बिहार की विकास गाथा में नीतीश कुमार का नाम पहले पन्ने पर दर्ज मिलेगा, क्योंकि उनका एक बिल्कुल जो उनकी लेगेसी रही है। लोग आने वाले मुख्यमंत्री की तुलना नीतीश से करेंगे कि ये नीतीश से कितने अच्छे कितने कम, ये बातें तो रहेंगी, क्योंकि नीतीश कुमार 2 दशक से भी ज्यादा समय तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे। तो बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने साल 2024 में नीतीश कुमार को लेकर तमाम अपमानजनक बातें कही थी। आज उनके लिए सहानुभूति दिखा रहे हैं। उस समय क्या कही थी, देखिए जरा। हम नीतीश जी के साथ कुछ दिन काम भी किए, उप मुख्यमंत्री भी रहे, लेकिन ज्यादातर जो है हम विपक्ष में रहे। हम लोग सब लोग जानते हैं। आप मेरा एक बयान देखिएगा, जब नीतीश कुमार जी जब दोबारा हम डिप्टी सीएम बने, उसके बाद जब दोबारा वो 28 जनवरी 2024 में जब हम लोग को छोड़ के गए थे, तब उनके पास कोई वाजिब वजह भी नहीं थी कि हम लोगों को क्यों छोड़ा था। उस समय भी हम लोगों ने ये कहा था कि भाई बीजेपी जो है जनता दल यूनाइटेड पार्टी को खत्म कर देगी, अब जनता दल यूनाइटेड पार्टी अब बचेगी नहीं। और अब आपको ये भी दिखाते हैं कि नीतीश कुमार के राज्यसभा नामांकन के बाद भाजपा पर दोषारोपण करते रहे हैं कि भाजपा बिहार में महाराष्ट्र मॉडल लाना चाहती है। विपक्ष कह रहा है, सुनिए जरा। कितनी बार ये कसम खा चुके हैं इधर या उधर
वो आपको भी याद नहीं होगा। बिहार की जनता तो छोड़िए, किसी पत्रकार को भी याद नहीं होगा कि इधर आए तो कितनी बार कसम खाएं, उधर गए तो कितनी बार कसम खाएं। उनका कसम का कोई मतलब नहीं है। देयर इज जीरो वैल्यू ऑफ उनका जो भी कसम वो खाते हैं, कोई वैल्यू नहीं, मतलब नहीं है, और कोई विश्वास भी नहीं करता। कब पलट जाए, कब ही हो जाए, कोई मतलब नहीं। और वहीं जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी का कहना है कि नीतीश कुमार पार्टी के सर्वोच्च नेता हैं और हमेशा शिखर पर रहे हैं। उनका हर फैसला सरमाथे पर। नीतीश जी पार्टी के सर्वमान और सर्वोच्च नेता हैं। वो बुलंदियों पर रहें, शिखर पर रहें, ये हर कार्यकर्ता उनके लिए इच्छा और अपेक्षा से भरा हुआ रहता है और उनके फैसले को हम लोग सर माथे पर रखते हैं। वही भाजपा के नेता और बिहार भाजपा के पूर्व अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का कहना है कि नीतीश कुमार राज्य की जनता के हितों के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। जी, उन्होंने अभी अपना मैसेज ट्वीट के माध्यम से दिया है कि उनकी इच्छा है कि राज्यसभा के भी सदस्य, एक सदन बचा हुआ था, उसमें जाएं। लेकिन उन्होंने कहा है कि बिहार के लोगों के साथ मेरा जो है, जब तक विकसित बिहार का सपना पूरा नहीं होता है तो मेरा बिहार के लोगों के साथ जो है कदम से कदम मिलाकर साथ बना रहेगा। कांग्रेस सहानुभूति प्रकट कर रही है। कांग्रेस नेता हरीश रावत का कहना है कि यह बिहार की जनता के साथ धोखा है। चुनाव नीतीश कुमार के चेहरे पर ही लड़ा गया था। सबको मालूम है ये चुनाव स्पष्ट तौर पर नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री के रूप में देखने के सवाल पर लड़ा गया और अब 3 महीने भी आपने नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री नहीं रखा। यूं ही कैप्टिव मुख्यमंत्री थे, भाजपा के चंगुल में थे, लेकिन मुख्यमंत्री चेहरा तो रखते ना। तो ये आप देख रहे हैं कि जो विपक्ष के नेता हैं वो किस तरह के आंसू बहा रहे हैं। राजनीति में इसे घड़ियालू आंसू भी कहा जाता है। लेकिन विपक्ष ने जो कुछ कहा उसको लेकर के सारी बातों का जवाब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिया है। आज उन्होंने कहा कि आज बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने भी राज्यसभा में अपना नामांकन किया है। इसके साथ ही बहुत लंबे अरसे के बाद श्री नीतीश कुमार जी फिर से एक बार राष्ट्रीय राजनीति में राज्यसभा सांसद के नाते प्रवेश करेंगे। उन्होंने कहा कि नीतीश जी सादगी, शुचिता और सार्वजनिक जीवन के उच्चतम मूल्य के पक्षधर रहे, जिनका पालन उन्होंने भी किया। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 11 साल तक बिहार को हर प्रकार से आगे ले जाने में नीतीश जी ने बहुत बड़ा योगदान किया। आज बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने भी राज्यसभा में अपना नामांकन किया है। इसके साथ ही बहुत लंबे अरसे के बाद श्री नीतीश कुमार जी फिर से एक बार राष्ट्रीय राजनीति में राज्यसभा सांसद के नाते प्रवेश करेंगे। नीतीश जी सादगी, शुचिता और सार्वजनिक जीवन के उच्चतम मूल्यों के पक्षधर रहे हैं, जिनका पालन उन्होंने भी किया। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 11 साल तक बिहार को हर प्रकार से आगे ले जाने में बहुत बड़ा योगदान किया। तो आपने ये सारी बातें सुनी और जो खबर देखी उससे आपको ये तो पता चल गया होगा कि बिहार की राजनीति में बड़ा दिन है। बड़ा दिन इसलिए क्योंकि 2 दशक तक मुख्यमंत्री, उससे भी ज्यादा, नीतीश कुमार रहे हैं और अब राष्ट्रीय राजनीति में आ रहे हैं। तो सवाल ये है कि बिहार की कमान किसके हाथ होगी, और ये भी कि विपक्ष को भी एक मौका मिला है इसमें। इसी पर आज खास चर्चा करने के लिए हमारे साथ आरजू खान जी, राष्ट्रीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत आरजू खान साहब आपका। हमारे साथ गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी जुड़ गए। बहुत बहुत स्वागत गोपाल जी आपका भी। मधुरेश नारायण हमारे संवाददाता बिल्कुल ग्राउंड रिपोर्ट देने के लिए तैनात हैं, और हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी खबर के अंदर तक जाकर उसका विश्लेषण करके समझाने के लिए तैनात हैं। सीधे मधुरेश के पास पहले ग्राउंड रिपोर्ट के लिए। मधुरेश, इस समय क्या हो रहा है मधुरेश? क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वहां पर हैं, तो नामांकन जहां तक दाखिल होने की बात थी वो तो हो गई, लेकिन अब तो सारी नजर है कि अब आगे क्या, बिहार की कमान अब किसके हाथ?
हाँ, निश्चित रूप से देखिए, कल दोपहर के बाद से एक चर्चा का जो दौर था वो शुरू हुआ था कि नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे अथवा नहीं जाएंगे। लास्ट मोमेंट पे नीतीश कुमार ने ट्वीट किया और सारी चर्चाओं पे विराम लग गया कि नीतीश कुमार ने खुद ये इच्छा जाहिर की कि वो दो सदनों में, बिहार के दोनों सदनों में रह चुके हैं, लोकसभा में भी रह चुके हैं। उनकी इच्छा है कि राज्यसभा में भी जाएं, लेकिन उनके ट्वीट की दो महत्वपूर्ण बातें हैं। उन्होंने पहली बात ये कही कि बिहार का मुख्यमंत्री या बिहार की सत्ता किसी के भी हाथ में हो, वो हमेशा मेंटर उसके बने हुए रहेंगे। दूसरी बात उन्होंने कही कि ईमानदारी से, उन्होंने जिस ईमानदारी से बिहार की जनता की सेवा की है, उस ईमानदारी से ही वो बिहार की जनता से जुड़े हुए रहेंगे। तो कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि नीतीश कुमार चाहे बिहार में रहें अथवा दिल्ली में रहें, उनका जो दिल है वो बिहार की जनता से जुड़ा हुआ रहेगा और वो बिहार की जनता के हित में सोचते रहेंगे। उनके नामांकन में अमित शाह का आना ये भी एक बड़ा मैसेज है, क्योंकि नीतीश कुमार ने ये फैसला ऐसे वक्त में लिया है जब हमने देखा कि अभी से कुछ दिनों पहले ही एनडीए ने बिहार में प्रचंड जीत हासिल की और ऐसे पिक मूवमेंट पर सीएम का पद छोड़ करके राज्यसभा जाने का उनका फैसला निश्चित रूप से एक बड़ा फैसला है। लेकिन हालांकि ये नीतीश कुमार का अपना निजी फैसला है। और दूसरी बात ये है कि जिस तरीके से जो आरोप लगाए जा रहे हैं विपक्ष के द्वारा, तो कहीं ना कहीं जो नीतीश कुमार का ट्वीट है, ये सारे जो आरोप है उसका भी जवाब है। बिल्कुल, उस ट्वीट के बारे में ही मैं विनोद जी से बात करना चाहता हूं। विनोद जी, ट्वीट का संदेश क्या है? ट्वीट का संदेश ये है कि जो भी आगे मुख्यमंत्री बनेगा, जिस पार्टी का भी मुख्यमंत्री बनेगा, उसमें नीतीश जी बिहार की जनता के लिए, जेडीयू के कार्यकर्ताओं के लिए, नेताओं के लिए, सभी के लिए संदेश दे रहे हैं कि उनको मेरा मार्गदर्शन रहेगा। यानी कि बिल्कुल साफ है कि मेरी सहमति से ही सब कुछ हो रहा है। यही सबसे बड़ा संदेश नीतीश जी के ट्वीट का। लाल जी, ये भी एक संयोग है कि नीतीश जी के चर्चा करने के लिए हम आप दोनों बिहार से हैं। बिल्कुल। और जब हम एक अपने को कहते हैं कि हम बिहार से हैं और बिहारी हैं, तो उसमें एक बात तो समझिए कि कबीर की एक पंक्ति मुझे याद है कि जस ओढ़ी तस रख दीनी चदरिया। राजनीति में ऐसा कम ही हुआ है, बेदाग, बिल्कुल, कि एक बेदाग छवि जिनके पर आप एक भी रुपया का चार्ज नहीं लगा सकते हैं, कि 10वीं बार मुख्यमंत्री पद के शपथ लेने वाले नीतीश कुमार पे बेशक आज उनके जो अपोजिशन में तेजस्वी यादव है, वो कांग्रेस पार्टी है या जो भी ये पार्टी महागठबंधन के हो, किसी ने भी 1 रुपया का कभी ये चार्ज नहीं लगा पाया कि नीतीश कुमार बेईमान है। तो ये एक शानदार उपलब्धि जो किसी नेता की और सार्वजनिक जीवन के लोगों की है, उसको तो आपको सलाम करना पड़ेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये समझने की जरूरत है कि एक शीर्ष पे पहुंचे हुए राजनीति में आप ये देखिए, 10वीं बार जब आप मुख्यमंत्री कहते हैं, इससे आगे नीतीश कुमार को क्या जाना है। और आज अगर उन्होंने इसको विराम दिया है अपने ट्वीट के जरिए, तो मुझे लगता है कि राजनीति में भी आने वाले दौर में एक सबक होनी चाहिए कि आपको कहीं तो अपने को एक लिमिट करना होगा। बिल्कुल, एक ना एक दिन तो आना है। एक ना एक दिन तो रिटायर्ड फील्ड में आप देखते हैं, चाहे वो महेंद्र सिंह धोनी हो, चाहे वो गावस्कर हो, चाहे सचिन तेंदुलकर हो, उन्होंने अच्छा परफॉर्म करके मैदान से अपने को संन्यास लिया था। लेकिन नीतीश संन्यास नहीं ले रहे हैं। नीतीश का परफॉर्मेंस जो है वो कह रहे हैं, जब अमित शाह गृह मंत्री का आपने सुना, वो कह रहे हैं कि राष्ट्रीय राजनीति में इनकी एक भूमिका अब होगी। जाहिर सी बात है कि बिहार में इतने लंबे अरसे के बाद बिहार पीछे रहा है, नो डाउट, लेकिन बिहार को जिस गड्ढे से उठा के नीतीश कुमार ने इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके जो बिहार को बनाया है, अब तो बिहार को सिर्फ स्पीड पकड़ना है। बिहार में आप देखिए, गांव से लेके और शहर तक जो रोड सड़कें हैं, 24 घंटे बिजली है, ये ऐसे किस राज्य में इस तरह की इतने बड़ा डेवलपमेंट आपने देखा होगा। अभी जरूरत और चीजों की है। मुझे लगता है कि ये एक चुनौती है होगी नए जो भी कोई चीफ मिनिस्टर होंगे, कि नीतीश कुमार के लेगेसी को आगे बढ़ाना ही उनके लिए एक सबसे बड़ा चैलेंज होगा। जो बीजेपी के हों या जेडीयू के हों, ये तो और पार्टी के लोग तय करेंगे, लेकिन नीतीश कुमार बिहार में एक मानक, एक स्टैंडर्ड बना दिया। बिल्कुल, वो स्टैंडर्ड बना दिया है। और नीतीश जी कई बार ये बात भी सही है कि आरजेडी के साथ भी काम किए हुए हैं। क्यों आरजू साहब, आरजेडी के साथ भी कुछ बार गए, काम किया उन्होंने, अच्छा काम किया। ये बताइए कि ऐसे में
नीतीश कुमार जी के ऊपर कोई दबाव है और नीतीश कुमार जी किसी दबाव में काम करते हैं, ये कम से कम आरजेडी को नहीं कहना चाहिए। ऐसा इसलिए कि नीतीश कुमार जी को जब लगा कि अब मुझे आरजेडी के साथ जाना चाहिए, चले गए। जब उनको लगा कि नहीं अब एनडीए के साथ जाना है, वो आ गए। तो नीतीश कुमार जी के बारे में यह कहना उचित है क्या कि वो किसी दबाव में ऐसा काम कर रहे हैं या स्वेच्छा से कर रहे हैं? आरजू साहब, मुझे तो बड़ा मैं शुक्र अदा करूंगा कि ये नहीं कहा जा रहा है कि इस ट्वीट के पीछे राष्ट्रीय जनता दल का हाथ है। नहीं तो आप ये भी कह सकते थे इसके पीछे विपक्ष का हाथ है। इन सारे लोगों ने ये नहीं कहा कि इसमें विपक्ष का हाथ है। और हम लोगों ने 1 साल पहले अवगत कराया था आप सभी देश के मीडिया को और बिहार के 14 करोड़ जनता मालिक को कि जो नीतीश कुमार हैं अब वो स्थिति में नहीं है। अब वो चीजें नहीं हैं। उनके अगल बगल में बैठे वाले लोग जो भूजा पार्टी करते हैं वो लोग उनका ले रहे हैं निर्णय, वो नहीं ले रहे। ये 1 सालों से हम कह रहे हैं। और हमने ये भी कहा था इलेक्शन से पहले कि नीतीश के नाम पे, नेतृत्व पे जरूर आप चुनाव लड़िएगा, लेकिन आप उनको दूल्हा नहीं बनाएगा। और आपने दूल्हा बनाया 3 महीने के लिए। मैं कहता हूं कि भारतीय राजनीति में ऐसा कौन सा नेता है जो मुख्यमंत्री होने के बाद कहता है कि मैं राज्यसभा जाऊंगा, मैं चारों सदनों में जाना चाहता हूं। मैं यकीनी तौर पे कह सकता हूं कि ये जो ट्वीट हैं ये उनके नहीं है। एक छोटा सा सवाल जोड़ रहा हूं, एक छोटा सा सवाल जोड़ रहा हूं कि अगर मान लीजिए कि इस समय उनको मुख्यमंत्री पद से हटना था, ठीक, उनको क्या करना चाहिए था? राज्यसभा ना जाकर के घर में बैठना चाहिए था, राजनीति छोड़ देनी चाहिए थी, क्या करनी चाहिए थी? आप बताइए। लगता है कि आपने मेरे सवाल का संदर्भ नहीं समझा। मैंने कहा कि 1 सालों से हम लोग कह रहे थे कि वो हम निर्णय लेने की स्थिति में नहीं हैं। उनके निर्णय उनके अगल बगल में बैठे हुए लोग लेते हैं। मैंने तमाम टीवी चैनल्स पे कहा है, आपके परमार जी हैं जो रीता परमार या क्या है जो डीडी न्यूज पे आती हैं, मैंने उनसे कहा था, यही विधानसभा के अंदर मंच लगा हुआ था, तो मैंने कहा था कि ये भूजा पार्टी वाले लोग देख लीजिएगा एक दिन उनके साथ गद्दारी करेंगे। और ये चीजें हो रही हैं। और ये 1 सालों से हम तो अवगत करा रहे हैं। आप कह रहे हैं तो जेडीयू ऐसा क्यों नहीं कह रही कि हाँ ये हमारे साथ गद्दारी कर रहे हैं, ये हमको धोखा दे रहे हैं? जेडीयू नहीं कह रही ना। मैं बता रहा हूं ना क्यों नहीं कह रही है। जेडीयू के कार्यकर्ता जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय के ऊपर चढ़ाई कर चुके हैं, तोड़फोड़ हो रही है। उस फुटेज को आप दिखाइए। अभी एक विधायक को खदेड़ा गया है, जान बचा के वो भागे हैं, जनता दल यूनाइटेड के विधायक हैं। और जनता दल यूनाइटेड के जो कोर कार्यकर्ता है वो काले झंडे अमित शाह को दिखा रहे हैं। हमारा रिपोर्टर वही खड़ा है। मैं वही कह रहा हूं कि मधुरेश नारायण उधर ही खड़े हैं। मधुरेश नारायण बताएंगे आगे चल के। मैं भी तो कह रहा हूं, मैं लेकिन इस बीच में पहले गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी से जवाब। आपकी क्या मानसिकता है? अभी अपने रिपोर्टर पास जाऊंगा, वहां से मैं वो अपडेट आपको दूंगा जो आपने बोला है। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी पहले वो चलाइए, आपको जो चलाना है वो चलाइए। ठीक है, सारे फुटेज हमारे पास है। हमारे पास सारे फुटेज हैं। ऐसे मौकों पर कुछ कार्यकर्ता भावुक यानी कि जो देश की अलग मीडिया जो ये चला भी सच है। गलत है। इस समय फैला रही है, इस समय तेजस्वी जी भी अगर अलग जगह चुनेंगे, रोहिणी जी की भी अगर परिवार में लड़ाई हुई थी तो बहुत सारे लोग भावुक हो गए थे। वो हमने देखा, वो झूठे हैं। ठीक है, यानी कि जो देश की मीडिया और जो चला रही है वो सब झूठे हैं। ना, कोई झूठा नहीं है। लेकिन ये है कि 4 कार्यकर्ताओं की आवाज पूरी पार्टी की आवाज नहीं होती। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी आप जरा ये बताइए। 1 मिनट, अब लौटता हूं मैं उस चीज के लिए जाऊंगा मधुरेश के पास। आरजू भाई, मधुरेश के पास जाऊंगा उस चीज के लिए, लेकिन गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी का टर्न। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, क्या सब कुछ एकदम बहुत प्री प्लान्ड था चुनाव से पहले से ही, जैसा कि विपक्ष कह रहा है, या परिस्थिति के मुताबिक अब इस तरह का फैसला लिया जा रहा है? और यह भी बताइएगा कि क्या अगले सीएम को लेकर आप कुछ तस्वीर साफ कर सकते हैं हमारे यहां? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि केंद्र में और प्रदेश में दोनों तरफ एनडीए की सरकार है। हम कुछ प्रीमाइसेस को स्पेकुलेट करने लगते हैं जिसके कारण यह कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है जी। दोनों तरफ एनडीए की सरकार है और अगर केंद्र में भी एनडीए की सरकार है तो जब अमित शाह जी स्पष्ट रूप से यह कह रहे हैं कि उनका केंद्र सरकार में लोकसभा में तो बहुत बड़ा योगदान है ही, तो एनडीए का जो जेडीयू है उसका केंद्र सरकार के अंदर नीतीश जी के नेतृत्व में बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। तो आप बताइए, केंद्र सरकार बड़ी है या प्रदेश सरकार?
केंद्र सरकार बड़ी है और वहां यहाँ पे पर अगर कोई भी फिर पूछेगा कि क्या नीतीश जी केंद्र सरकार में मंत्री बनेंगे क्या? नहीं, देखिए क्या योगदान किस तरह करेंगे ये तो वो तय करेंगे और प्रधानमंत्री जी करेंगे। लेकिन नीतीश जी ने अपनी बात इस तरह स्पष्ट की है कि मैं राज्यसभा में जाके केंद्र की राजनीति में अपना योगदान देना चाहता हूं। अमित शाह जी ने भी कहा, और एक जिस तरह से सभी लोग कह रहे हैं कि 20 साल से ऊपर का कार्यकाल मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार जी का रहा, बेदाग रहा। बेशक। और अपने आप में जिस तरह से बिहार को उन्होंने इस मुसीबत के स्थान से निकाल के इस स्थान पे पहुंचाया है, तो यह अपने आप में महत्वपूर्ण योगदान है। उस योगदान को पूरी तरह सम्मान के साथ भारतीय जनता पार्टी उस सम्मान का भी ध्यान रख के आगे बढ़ेगी। थोड़ा सा तस्वीर पर फोकस कीजिए ना, बिहार की तस्वीर क्या होगी, नेतृत्व किसके हाथ जाएगा? नेतृत्व एनडीए के हाथ में ही रहेगा और नीतीश जी का उसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। एनडीए की सरकार है बिहार में और उन्हीं का नेतृत्व रहेगा। बिल्कुल भाई, बड़ी बहुमत है वो तो है। सीएम जो स्पेकुलेट अपोजिशन करना चाहती है वो आ रहा हूं आरजू साहब, आरजू साहब आऊंगा, लेकिन उससे पहले मधुरेश जी से जरा ले लेते हैं वहां का ग्राउंड रिपोर्ट। मधुरेश, अभी आरजू साहब दावा कर रहे थे कि बहुत सारे जेडीयू के कुछ कार्यकर्ताओं में नाराजगी भी है, उसके बारे में जरा बताइएगा। आरजू साहब ने कहा था कि वहां पर कुछ लोग तोड़फोड़ भी कर रहे थे जेडीयू ऑफिस पर। जरा ये भी बताइए कि अलग अलग पार्टियों के ऑफिस में किस तरह के हालात हैं और आगे चलकर तस्वीर कैसी कुछ उभर रही है, कुछ नक्शा उभर रहा है कि आखिर नेतृत्व अब वहां पर किसके हाथ जाने वाला है? देखिए लालचंद जी, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि साल 2005 का वक्त आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि किस तरह से बिहार जो है वो गरीबी, पिछड़ापन और लॉ एंड ऑर्डर के मामले में सबसे निचले पायदान पे का राज था। और वहाँ से उठ करके बिहार आज जिस लेवल पे आया है, तो निश्चित रूप से यही कारण है कि लोगों का प्यार जो है वो नीतीश कुमार के लिए बेहद ज्यादा है, चाहे वो कार्यकर्ता हो चाहे आम लोग हो। तो नीतीश कुमार ने जब ये फैसला किया कि वो राज्यसभा जाने वाले हैं, तो कार्यकर्ता निश्चित रूप से दुखी जरूर हुए कि उनका नेतृत्व करने वाला जो बदहाली से खुशहाली की तरफ लेकर के जो नेता आया था वो दिल्ली जा रहा है। तो निश्चित रूप से एक उद्गार उनके मन में आता है और ये लेकर के वो सीएम हाउस के बाहर पहुंचे थे। जहां तक वो कह रहे हैं कि एक विधायक को वापस लौटा दिया गया, उसमें मसला ये है कि सीएम का आज पूरा दिन बहुत बिजी शेड्यूल था और सीएम से मिलने के लिए किसी भी राज्य के सीएम हो, एक आपको तय समय लेना होता है, वो समय उन विधायक को मिल नहीं पाया था, इसलिए वापस उनको वहां से जाना पड़ा। दूसरी तरफ जहां तक तोड़फोड़ की बात है, जदयू कार्यालय में मेरी जानकारी में कोई तोड़फोड़ नहीं हुई है। बाकी बीजेपी कार्यालय में भी स्थिति सामान्य है। नितिन नवीन के नामांकन को लेकर के उत्साह देखने को मिल रहा है। कल भी जो बीजेपी कार्यालय है वहां पे होली के उत्सव पर जो रंगोत्सव हुआ उसमें भी उत्साह देखने को मिला, आज भी उत्साह है। और निश्चित रूप से आज जब अमित शाह जब पटना पहुंचे तो बीजेपी के कार्यकर्ता हों या जदयू के कार्यकर्ता हों, सामूहिक रूप से उन लोगों ने फूलों की बारिश जो है वो अमित शाह के काफिले पे उनके गाड़ी पर की। तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि जो उत्साह है, चाहे वो कार्यकर्ता मैं समझ गया, मैं आपकी उस बात को लेकर चल रहा हूँ, मैं उस बात को लेकर चल रहा हूँ कि अमित शाह जी के ऊपर फूलों की बारिश करने में बीजेपी के साथ साथ जेडीयू के लोग भी शामिल थे। लेकिन विपक्ष तो ये कह रहा है विनोद जी कि नहीं बीजेपी ने दगा कर दिया, धोखा कर दिया, जबकि अभी तो ये भी तस्वीर साफ नहीं है कि कौन मुख्यमंत्री बन रहे हैं, किनको नेतृत्व मिल रहा है। अब ये बात अलग है, अनुमान लगाए जा रहे हैं। लेकिन जिस तरह की बात अभी मधुरेश बता रहे थे उसमें तो ये लगता है कि बीजेपी और जेडीयू के बीच सब कुछ बिल्कुल बहुत ही अच्छी तरीके से तय किया गया है। सारी चीजों पर लगता है बहुत पहले से ठीक से केंद्र जो बड़े बड़े नेतृत्व दोनों तरफ के हैं उन्होंने विचार करके एक फॉर्मूला निकाला होगा। लाल जी, मैं आरजू साहब को जानता हूं, बहुत सीनियर जो वहाँ आरजेडी के प्रवक्ता हैं। जी जी जी, और उनका मैं सम्मान करता हूं। लेकिन सवाल तो ये है कि आरजू साहब के साथ में मजबूरी क्या है, ये मैं बताता हूं। बताइए कि आरजू साहब के जो पार्टी है उसके सिर्फ 25 सीटें हैं, वो कुछ करने की स्थिति में है भी नहीं, सिर्फ ये कसीदे पढ़ने के अलावा और र्यूमर फैलाने के अलावा और एक नैरेटिव अपने के लिए अपने लाने के लिए अलावा उनके पास कोई चारा नहीं है। उनके जो सहयोगी दल सबसे बड़ी कांग्रेस है उसकी 6 सीटें हैं,
तो आप कुछ करने के लायक है नहीं, तो आप सिर्फ प्रोपेगेंडा करने के लायक है। और उस प्रोपेगेंडा में जब आप ये कहते हैं कि नीतीश के साथ धोखा हुआ, नीतीश का तख्ता पलट हुआ, आप जब ये बात कहते हैं आरजू साहब, ये एनडीए जो अभी गोपाल जी कह रहे थे, नीतीश जी एनडीए के चीफ मिनिस्टर है और वो आज से नहीं है, पिछले 21 साल से है। बीजेपी की सबसे बड़ी पार्टी पिछली बार विधानसभा में भी थी, 40 सीटें जेडीयू की थी, तब भी बीजेपी ने नीतीश को सीएम बनाया था। ये आप क्या लोगों को प्रीच करेंगे सर? सवाल तो ये है कि एक परिवार में आपके एक रोहिणी आचार्य का ट्वीट आता है तो कितना बवाल मचता है। तेजस्वी यादव आज तक तेजप्रताप यादव को मना नहीं पाए। भाई एक फैमिली, लालू यादव के फैमिली, 9 बच्चे, आप एक जगह है नहीं, आप जेडीयू के बारे में पूछ रहे हैं कि तोड़ फोड़ हो गई, ये हो गई। आपके अपने एक परिवार में तो तोड़ फोड़ अंदर में है, ये रो के एक बेटी बाहर जा रही है, वहां तो आपके पास कुछ कहने के नहीं है। देखिए, साक्ष्य को ना प्रमाण की जरूरत नहीं होती। और ये देखिए, ज्ञानेश्वर वात्स्यायन जो बिहार के राजनीति के बेहतरीन माने जाते हैं, अरे वो आपके लिए होंगे, मैं नहीं मानता हूँ किसी सोशल मीडिया के साथ डिनर करते हैं। अरे आपके लिए होंगे आरजू साहब, मैं नहीं मानता किसी सोशल मीडिया के जर्नलिस्ट को। अलग-अलग अपने नैरेटिव है, हम उसका नैरेटिव पब्लिक ब्रॉडकास्टर पे नहीं करते। उनको छोड़ दीजिए, फैक्चुअली बात कीजिए, फैक्चुअली। हाँ, मैं बताता हूं, ये देखिए लाइव सिटीज। अरे सर, आप क्या उदाहरण दिखा रहे हैं? क्या इनके चैनल का या यूट्यूब चैनल का प्रचार कर रहे हैं क्या? करिए ना उनका, हम नहीं मानते उनको। मतलब ये जो फुटेज है ये गलत है, ये फुटेज गलत है, ये गलत है। चलिए ठीक है, गलत चीजें नहीं, हम अपने रिपोर्टर पर भरोसा करेंगे। हमारे रिपोर्टर जो बता रहे हैं हम तो वो खड़ा है वहां पे। ठीक है, अब सुन लीजिए दूसरी बात। ये जो बार बार जो कसीदे पढ़ रहे हैं कि बिहार को 2005 के बाद 2026 तक कहां तक ले गए हैं, मैं आपसे सवाल करता हूं, संपादक जी से सवाल करता हूं, पैनलिस्टों से सवाल करता हूं। कोई घंटे तक बोलता रहूंगा इस सवाल के जवाब, कई घंटे तक बोलता रहूंगा, क्योंकि हमने उसके पहले भी वहां पर इलेक्शन कवरेज किए और हमने गड्ढों में सड़कों को देखा है। हमने ये देखा है कि पटना से सिवान जाने में या छपरा से सिवान जाने में 5 घंटे लगते थे 30 किलोमीटर की यात्रा करने में। मैं खुद उसका गवाह हूं। एकदम आप सही बोल रहे हैं। मैंने कहा कि आप बता दीजिए, ये तो सिर्फ मैं उदाहरण दे रहा हूं। अरे ऐसे दर्जनों उदाहरण मौजूद है। आप मुझे बताइए, आपकी क्या मजबूरी है कि मैं एक सवाल कर रहा हूं कि बिहार किस सूचकांक में किसी भी राज्यों में अग्रणी, आप बता दीजिए। मैं सारे लोगों से यह सवाल कर रहा हूं, किस चीजों में नंबर 1 है बिहार? अदर राज्यों से ये बताइए, 20 सालों के शासन सत्ता के बाद कीजिए ना, क्या शिक्षा में है? 2005 से 2025-26 की तुलना करेंगे ना, करिए ना। 1990 से 2005, 2005 से 2024 तक का एनसीआरबी का वही तुलना तो बता रहा हूं, दूसरे नंबर पे वही तुलना बता रहा हूं। सबसे पिछड़े सिवान जाने में 6 घंटे लगते थे, सबसे नंबर 1 पे अभी 20 मिनट में जाते हैं ना। आप देखिए ना सर, अब देखिए, मैं तो वही बता रहा हूं मैं। डेटा को लाइए। अरे आप सरकार के डेटा को लाइए। 10 घंटे बिजली आती थी, वो भी डिम वोल्टेज के साथ। लाल जी, अभी 20-22 घंटे बिजली आती है बढ़िया वोल्टेज के साथ। लाल जी 1 मिनट में जवाब देता हूँ। आरजू साहब, आपने सवाल किया, मैं जस्ट जवाब देता हूँ। मेरा आप एक गोपाल जी बैठे हुए हैं आपके जवाब देने के लिए। जवाब देंगे। मैं सिर्फ आपको डेटा, अरे सर मैं डेटा बता रहा हूँ। अरे 1 मिनट तो सुनिए आरजू साहब, 1 मिनट सुनिए तो सही। बिहार में आज सरप्लस बिजली प्रोडक्शन करने वाला, बिजली सरप्लस प्रोडक्शन करने वाला बिहार आज किसी भी राज्यों से आ गया। एक मिनट सुन तो लीजिए। एग्रीकल्चर ग्रोथ में बिहार का जो ग्रोथ है पिछले 15 सालों में, बिहार एग्रीकल्चर ग्रोथ में और जीडीपी में सबसे आगे है। तो एक बीमारू राज्य को नीतीश कुमार, जो वहां का जो बिहार का जो एग्रीकल्चर जीडीपी है सबसे नंबर 1 है। अभी ये मत पूछिए, अभी आप सुनने के लिए तैयार नहीं है। नंबर 1 बन गया। अभी ये पूछिए कि जो गड्ढों में सड़क हुआ करती थी वहां से बिहार निकल गया। रिपोर्ट 95 लाख, जहां 8 घंटे बिजली होती थी वहां 22 घंटे बिजली रहने लगी अच्छे वोल्टेज के साथ। अरे बिहार नंबर 1 है। पंचायती राज में देखिए 50% से ज्यादा महिलाएं हैं वहां पे।
उद्योगों में नीतीश निवेश कुमार हो का रहा गला है। घोटा है आप जैसे लोगों ने। वहाँ पे नीतीश अलग कुमार अलग का गला इंडस्ट्री घोटने लग रही में आप जैसे लोगों का साथ है। ये अच्छा, वहाँ पे यही हकीकत है। आरजू साहब, मैं आपके नेता का फिर बात सुनवा दूंगा। गोपाल जी और उनकी पार्टी पर आरोप लगा रहे थे, आपकी क्या आप मजबूरी है? दूसरों पर आपकी क्या हम मजबूरी लोगों है? पर भी आरोप आरजू लगा साहब, रहे अरे थे। गोपाल जी, आप कहें तो हम आप कहीं विपक्ष तेजस्वी का 4 दिन पुराना बैठ सुनवा दें कि वो कह रहे हैं कि भाई ये चाचा जो है कुछ उनको याद नहीं पलटू है, चाचा। ये बीमार पलटू चाचा। हैं और आज आप नाम कसीदे ही रख पढ़े दिया था जाते पलटू हैं। मेरे भाई को मानते नहीं है। अब अग्रवाल साहब का नाम सुन ही रख लीजिए। दिए थे पलटू बस हो चाचा। गया। गोपाल सर बस हो गया बहुत देर साहब। से नहीं बोल पाए। गोपाल देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जिस तरह बिहार में लालू यादव जी ने लूट, भ्रष्टाचार का और अराजकता का माहौल सृजन वहाँ घोटाला, create किया था, सृजन घोटाला, पलायन वहाँ से सीएजी सबसे का ज्यादा घोटाला, होता था। कुछ भी मुजफ्फरपुर कुछ भी बिहार बागडोगरी में का वापस चिपक कुछ नहीं भी पाया। कैसे? वहाँ पे कुछ भी पहुंच नहीं गए। कुछ। क्या रिपोर्ट चिपका इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो रहा है, कुछ। चारा घोटाले की तरह नौकरी के बदले जमीन की नया तरह नया कुछ भी है। चिपक नहीं पाया। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री बन रही है। जिस तरह से बिहार में अब विकास का काम हो रहा है, कैग का घोटाला और सशक्तिकरण उसके हो रहा जरिए है, से गला पकड़ लिया गया नीतीश पूरी कुमार तरह का। से खत्म हो गई है। वहां पे डर का माहौल एक था। लालू यादव जो वहां के चीफ मिनिस्टर आपके थे, वो क्या जेल में मजबूरी है? 40 साल पहले जाके क्या आपको मजबूरी होगी कहानी लड़ना आपकी? पड़ रहा है। सारा 20 साल का घोटाला- जवाब वो कौन दौर भी देगा? याद है। 20 साल का जवाब कौन देगा? 20 बिल्कुल, साल का जवाब जिस तरह बिल्कुल से वो जवाब दिया उन्होंने चुनाव के दौरान लोगों को जवाब दिया। अभी हाल ही में नवंबर में चुनाव हुए थे तो एनडीए ने जवाब दिया और फिर लोगों ने उनको जवाब दिया जमीनें खोदी गई, अपने जनमत के जरिए। उसके अपराधी को टिकट दिया गया। आज वहाँ पे स्वास्थ्य इसकी बातें कब करिएगा? अरे उनका भी सुन लीजिए सर। नीट छात्रा में क्या हुआ? आरजू साहब, जो नीट छात्रा के साथ हुआ, रोजगार के अवसर उत्पन्न उसके हो क्या रहे हैं। अपराधी जेल के साथ महिलाएं में अपने गए? आप को सुरक्षित समझ रही है। कैग का रिपोर्ट बता तो दीजिए। जिस तरह कैग का से रिपोर्ट काम बताइए। बिहार में अरे पिछले कैग का रिपोर्ट भारत ले जाइए उस सरकार का रिपोर्ट को रिपोर्ट है। कोर्ट में। बताइए ना, 72,000 करोड़ का रिपोर्ट घोटाला। को कोर्ट में लेकर जाइए। आरजू साहब, आपका हर सवाल का जवाब देने के लिए मेरे पास फैक्ट्स हैं। मैं आपकी तरह प्रोपेगेंडा नहीं करता। आप जिस बात को पढ़ रहे हैं आरजू साहब, आप तो एक सम्मानीय सिटीजन हैं। नीतीश के इस 20-21 साल में बताइए कि एक भी कोई कम्युनल राइट हुआ है? ये होता है एक नैतिक और ये होता है एक आदर्श। जो आप कहते हैं कि इस एनडीए के रूल में सबका साथ सबका विकास, तो आज आप देख लीजिए जिस कम्युनिटी से आप आते हैं, पूरे नीतीश के रीजन में अगर सबसे बड़ा काम किसी के लिए हुआ है तो वो आपके कम्युनिटी के लिए हुआ है। और आप लोग हैं जो नीतीश कुमार की पार्टी को एक वोट नहीं करते हैं और आप यहां आके बताते हैं इस ज्ञान को। आपके कम्युनिटी में अगर सबसे ज्यादा कोई चीफ मिनिस्टर काम करने वाला है तो नीतीश कुमार है। बिल्कुल। और उसके उस पार्टी को नाम पे, आप जिस पार्टी को नाम की बात करते हैं उसमें आप दंगा का रिकॉर्ड देख लीजिए और जेडीयू में दंगा का रिकॉर्ड देख लीजिए। आप ग्रोथ की बात करेंगे तो मैं आपको एक डेटा दूंगा 20 साल का। आप कंपैरिजन करेंगे 2005 से पहले और 2000 के बाद का। आप लोगों को सिर्फ नैरेटिव बनाने आता है। बीमारू राज्य से कितना आप बिहार लोग आगे सिर्फ निकला है। नैरेटिव बना के जो सियासत कर रहे हैं ना, इसका जवाब बिहार के 8 करोड़ जनता ने आपको 25 सीट पे ला दिया। चुनाव में दिया। आप सिर्फ टेलीविजन पे अपना डिस्कशन करते हैं। बिल्कुल। जनता का फैसला सबसे बड़ा होता है। आपका कोई नैरेटिव नहीं चला। तो ये समझने की जरूरत है। अभी तो 4 महीने पहले ही जनता ने आपको फैसला दिया है। अब किस मुंह से नीतीश कुमार और उसके शासन का कंपैरिजन कर रहे हैं बॉस? आरजू साहब आपके पास आऊं, लेकिन पहले मधुरेश के पास एक बार फिर से। मधुरेश, आगे क्या गतिविधि है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की? कहां बैठ के हैं? उससे बहुत कुछ पता चल जाएगा, बहुत कुछ संकेत मिलेगा। गृह मंत्री जी अमित शाह जी कहां जाने वाले हैं? देखिए, जहां तक मेरी जानकारी है कि स्टेट गेस्ट हाउस में थोड़ी देर के लिए वो गए थे और वहां पर उन्होंने एक छोटी सी बैठक जो बीजेपी के जो नेता हैं उनके साथ में की थी। उसमें कई बीजेपी के जो कद्दावर नेता वो शामिल हुए थे, गिरिराज सिंह वगैरह भी शामिल थे। और इसके बाद उनका कार्यक्रम है कि वो वापस दिल्ली जाने वाले हैं। तो कोई बहुत बड़ा कार्यक्रम बिहार में है नहीं। जो आगे अपडेट आपसे लेता रहूंगा। नामांकन फिलहाल शुक्रिया, आप समय की कमी है। शुक्रिया मधुरेश, शुक्रिया आरजू साहब, शुक्रिया गोपाल जी, शुक्रिया विनोद जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। अभी वक्त है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे पड़ोसी देश नेपाल की, जहां आज चुनाव हो रहे हैं, मतदान हो रही है। अच्छी मतदान की खबर है, लेकिन सवाल ये कि आगे सत्ता किसके हाथ जाएगी। करेंगे इसकी पड़ताल ब्रेक के बाद। नितेश श्रीवास्तव जी सिर्फ